तो अपन शुरू करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, हाइजेनबर्ग बोलता है व्हाट डज ही सेज दैट कि देख भाई, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एक शेल में, अगर हम इवन फर्स्ट शेल की भी बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है 2.18 into 10 to the power of 8 meter per second in the first shell of hydrogen atom। अगर अपन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फर्स्ट शेल में जो वेलोसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब इतना स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आप उसका पोजीशन एग्जैक्ट कैसे बोल सकते हैं? भाई अगर कोई कार 2 into 10 to the power of 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहा होगा ना, तो हम उसे देख लें यही बड़ी बात है। जब तक सोचेंगे वो है तब तक वो बहुत दूर चला जाएगा। भाई ये 2.18 into 10 to the power of 8 का मतलब हो गया 2 into 2.18 into 10 to the power of 5 किलोमीटर पर सेकंड। इतना किलोमीटर पर सेकंड अगर स्पीड होगा, हम तो उसको देख भी नहीं पाएंगे। जब तक सोचेंगे कि यहां है तब तक बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये कहता है कि यार इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल का एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना मुश्किल है और एग्जैक्ट पोजीशन बताना भी मुश्किल है। अगर कोई कार ना 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना, तो अपन ये नहीं बोल सकते वो कार उधर है। जब तक तुम बोलोगे उधर है, वो बहुत आगे निकल चुकी होगी। तो अपन ये कभी नहीं बोल सकते कि वो पोजीशन है कार का। ये पॉसिबल ही नहीं है, अपन बोल ही नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई देखो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा। हाइजेनबर्ग ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, it is impossible to calculate, possible to calculate that is position and momentum, momentum of position and momentum of electron like microscopic particle, scopic particle, it is impossible to calculate the position and momentum of electron like microscopic particle simultaneously and accurately। हम एक साथ उसके पोजीशन को और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इज टोल्ड बाय, एक मिनट रुकना है, दैट इज व्हाट इट इज टोल्ड बाय दैट। वैसे याद दिलाया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बहुत फास्ट मूविंग कार होगा ना, जब तक अपन सोचेंगे वो इधर है उस वो कार इधर आ जाएगा। अगर बहुत फास्ट मूविंग कार है तो अपन को ना अगर उसका पोजीशन बताना है, एक पर्टिकुलर रीजन लेना पड़ेगा कि दिस इज द रीजन वेयर आई कैन टेल से दैट द कार विल बी प्रेजेंट। अपन ये नहीं बोल सकते कि नहीं कार का पोजीशन यही है। तो उसने कहा कि भाई देखो, आप एक्यूरेटली कभी भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते। कार का नहीं बता सकते अपन, उसका कैसे बताएंगे? अगर बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत फास्ट मूविंग मतलब 2.18 into 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड होगा, अगर 8 मीटर पर सेकंड है तो अपन को क्या करना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर रीजन में ही बात करना चाहिए कि इस रीजन में कहीं कार होगा। अगर अपन बोलेंगे वो कार का पोजीशन वहां पर है, तो अपन कहेंगे एक तो अपन को क्या लेना चाहिए कि भाई इसका एक रीजन लेना चाहिए कि इस रीजन में कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अपन एक तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हमें उसको एक पर्टिकुलर रीजन में लेना होगा। दूसरी बात ये कि इसका मोमेंटम हमें पता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में आता है, तो अगर एक पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का तो लीनियर मोमेंटम होगा, जबकि हमको पता है कि उसका मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम में भी प्रॉब्लम है। भाई हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे तो उसका मोमेंटम हमको क्या दिखेगा, लीनियर, जबकि है क्या, एंगुलर। तो हम एग्जैक्ट पोजीशन को भी नहीं कैलकुलेट कर सकते और एग्जैक्ट मोमेंटम और मोमेंटम को भी नहीं बता सकते। सो मैथमेटिकली व्हाट ही सेज दैट
कि अगर मैं डेल्टा एक्स को ले लेता हूं चेंज इन दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, then that will be always equal to या फिर greater than h upon 4 pi. h upon 4 pi is a constant value. मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक वैल्यू जरूर रहेगा। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो उसने अपन को ये वैल्यू दिया कि अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू h by 4 पाई। मैथमेटिकली उसने दिया था, उसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है, उसको मैं भेज दूंगा। सो व्हाट वी कैन से दैट ना कि भाई हम कभी भी ना साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का साइमल्टेनियसली ना उसका पोजीशन और मोमेंटम हम कभी एक साथ नहीं बता सकते एक्यूरेटली। तो अपन कहेंगे ठीक है, अच्छा बताओ ये कैलकुलेट करते कैसे हैं? भाई एक्सपेरिमेंट तो बता सकता हूं ना, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन की कैसे कैलकुलेट करता है। व्हाट इट सेज ना, वो बोलता है कि देख भाई अगर मेरे पास ऐसे ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है अपने पास ऐसे, ये ऑर्बिट ले लिया मैंने। अब इस ऑर्बिट पे क्या होगा, हमें एक न्यूक्लियस से, ये तो पता रहता है ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से मुझे ये पता रहता है कि भाई यहां पर अपन क्या करेंगे, एक लाइट को फॉल करवा के रखेंगे ऐसे ना, लाइट को फॉल करवा के रखते हैं ऐसे, तो लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होगा, उस लाइट को अपन फॉल करवा के रखेंगे, तो उस लाइट में अपन कहेंगे वो लाइट का जो बीम है जिसका विड्थ अपन को गिवन होगा, उसका विड्थ जो है वो इधर फॉल कर रहा है, इस रीजन में फॉल कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का, अब अपन ने कहा कि भाई लाइट ऐसे वेवलेंथ है, पता है इलेक्ट्रॉन का साइज जो होता है वो इससे छोटा होता है, इसके वेवलेंथ के, लाइट के वेवलेंथ से का जो विड्थ होता है उससे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का साइज। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, अगर मान लो अपन जैसे कहेंगे कि भाई ये लाइट का डायरेक्शन है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे भाई देख, सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा। कौन सा वाला पार्ट? अभी समझाए कहाँ है, समझाने तो दे पहले तो जब समझाएंगे तभी तो समझेंगे अपन। अपन क्या कहेंगे कि भाई लाइट जो है, अगर मान लो अपन ने लाइट को यहाँ फॉल किया तो लाइट तो ऐसे फॉल करेगा ना, और इलेक्ट्रॉन जब इससे पास करेगा तो इस रीजन में लाइट का जो विड्थ है, इलेक्ट्रॉन वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर वो कहीं भी हो सकता है। तो हम एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा? हम तो लाइट का ब्राइटनेस जो है वो इतने रीजन में फॉल करेंगे, तो ये जो अनसर्टेनिटी का जो रीजन है वो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए जितना लाइट का विड्थ है। भाई अनसर्टेनिटी का रीजन उतना तो रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट के विड्थ से, लाइट के जो वेव होता है उस वेव से भी छोटा होता है, तो उस रीजन में, जिस रीजन में जो लाइट फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उस रीजन में भी कहीं भी हो सकता है। तो कम से कम इसके विड्थ के बराबर तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना अनसर्टेनिटी, भाई उसमें कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे जब लाइट ऐसे फॉल करता है तो अपन क्या करेंगे, हमने ये कहा कि देखो हम क्या करने वाले हैं इसमें, कि जो अपन लाइट रे बना रहे होंगे यहाँ पर ऐसे, हमने शेल बना लिया और इस पे अपन लाइट को फॉल करवा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास करेगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से पास करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को वो लाइट क्या करेगा, हिट करेगा, हिट करेगा तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो अपन देखेंगे। हमने इस रीजन में लाइट को फॉल करवा के रखा हुआ है पहले से, वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपन को पता चलेगा, क्यों? क्योंकि वो इरेडिएटेड लाइट जो है, जो लाइट अपन फॉल करवा रहे हैं, इरेडिएटेड लाइट, इरेडिएटेड लाइट जिसको अपन फॉल करवा रहे हैं, तो लाइट अगर उधर फॉल करेगा तो जैसे ही उसको करेगा रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां से अपन व्यू कर रहे हैं उसे कि भाई ठीक है, जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा वो है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तक हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तब तक तो इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लाइट का जो है हम एक पर्टिकुलर रीजन ले लेंगे कि भाई इतने रीजन में लाइट को हम फॉल करके रखे हुए हैं। अगर लाइट को इतने रीजन में फॉल करके रखे हुए हैं तो फिर आप रीजन की बात कर रहे हो ना, आप एक पॉइंट की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो इस रीजन को अपन कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैं कोई भी एक फिक्स पोजीशन नहीं ले रहा हूं, मैं यहां से लेके यहां तक इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को कहीं भी एज्यूम कर रहा हूं। तो मैं इस रीजन में एज्यूम कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां आएगा वो हिट करेगा, वहां से रिफ्लेक्शन होगा तो अपन कहेंगे वो है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तक हम सोचेंगे कि वो है इलेक्ट्रॉन, तब तक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। तो पोजीशन अनसर्टेन, पोजीशन सर्टेन तो बोल ही नहीं सकते। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था, उस टाइप से अपन पोजीशन को जब सर्टेन मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन हमको मतलब समझ में आएगा, तब तक मतलब उस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मतलब और हाँ उसके उसके आगे आगे चला निकल गया। मतलब जब तक मैं कहूंगा कि कोई कार मूव कर रहा है, जब तक मैं कहूंगा इधर है कार, तो कार तब तक तो यहां आ गया। तो हमें दिखना तो चाहिए थोड़ा, तो दिखने के लिए हमें क्या एक रीजन लेना पड़ेगा कि भाई इस रीजन में कार है। तो अपन इलेक्ट्रॉन की भी बात वही कर रहे हैं कि भाई उस रीजन को लो, आपकी वहां पर इलेक्ट्रॉन है, हमें इलेक्ट्रॉन दिखे तो, राइट। जब इसको हिट करेगा तो अब दूसरी बात ये अपन को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमें दिखेगा तो हमें लगेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो हमें लगेगा स्ट्रेट जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम में जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, एक अज्यूम करते हैं अपन, मतलब इसको और उसमें समझते हैं। भाई अगर जनरल लाइफ में अपन को डेली लाइफ में समझना है तो कैसे बताएंगे अपन। पता मैं क्या कर रहा हूं, एक रूम में अपन डार्क बना लो, पूरा रूम को डार्कनेस कर दो, कुछ नहीं दिख रहा उसमें, और एक रैट को छोड़ दो, उसमें चूहे को छोड़ दो। अपन उस चूहे को छोड़ देते हैं। अब अपन को वो चूहा चाहिए कि वो हमें दिखे एक बार, तो अपन क्या करेंगे, टॉर्च लेके, उसका एक फोकस है टॉर्च का, ऐसे टॉर्च का फोकस है, और अपन उसको ऐसे लेके खड़े रहते हैं। अगर चूहा वहां से निकला, अपन को पता है कि वो पाथ है चूहे का, वो निकलेगा वहां से। जब वो निकलेगा तो अपन जब तक सोचेंगे ना वो है, तब तक तो वो गायब ही हो गया वहां से। भाई उसका स्पीड बहुत ज्यादा है ना, अपन को पता है फर्स्ट शेल में कितना स्पीड होता हाँ है। सर, अभी अच्छे से समझ। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही भाग रहा है। तो जब तक अपन सोचे, अच्छा दूसरी बात, जब अपन को उस फोकस में कुछ हुआ दिखेगा ना, अपन को नहीं पता वो ऐसे जा रहा था, हमें तो ये लगेगा यार वो सीधा जा रहा था, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। तो दैट इज द वे, मतलब हाइजेनबर्ग ने कहा कि अच्छा भाई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, अपन को दिख रहा होगा कि मतलब वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, अपन को वो लग रहा है अपन को स्ट्रेट पाथ है, जबकि अपन को पता था कि वो एंगुलर पाथ है। तो उसने कहा कि देखो भाई, वेल डेल्टा एक्स इज uncertainty in position, huh? So delta x is uncertainty in position, and delta p is uncertainty in momentum. Delta p is uncertainty, मतलब uncertainty मतलब जो certain नहीं है, uncertainty in momentum, ठीक है, in momentum। तो इसको अपन m डेल्टा v भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास थोड़ी चेंज होता है, मास तो अपन रेस्ट मास ही एज्यूम करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन का, तो वेलोसिटी में ही चेंज आएगा। तो लेट अस चेक कि भाई वेलोसिटी में कैसे चेंज आ रहा है। अब देखो एक बात, अपन जैसे अब इसमें अपन बात करते हैं कि कैसे देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन को, जो देखना है उसका तरीका देखते हैं। तो देख भाई मेरे पास, मुझे एक बात पता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये अपन को पता है। टू सी द इलेक्ट्रॉन properly we use bright light। मैं ब्राइट लाइट को यूज कर रहा था। अब ब्राइट लाइट होगा तो हाई एनर्जी होगा, मतलब हायर एनर्जी। अब हायर एनर्जी यूज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो अपन को पता है, अपन तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां है मैं इजेक्ट भी करवा सकता हूं उसको। अब अपन क्या सोचेंगे, देखो भाई अगर आप ब्राइट लाइट यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन मुझे अच्छे से दिखेगा, लेकिन जब वो ब्राइट लाइट का ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएगा।
मतलब अपन बहुत तेज भाग रहे हैं, कोई किसी ने अपन को थोड़ा धक्का दे दिया तो अपन ऐसे ऐसे गिर भी सकते हैं। तो अगर मैं ब्राइट लाइट यूज करता हूं तो मुझे पोजीशन अच्छा दिखेगा, मतलब इसमें सर्टेनिटी ज्यादा होगा, लेकिन वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन को लगेगा ना, तो उसका मोमेंटम, उसका पाथ डिस्टर्ब होगा। So if we use a bright light of high frequency, the certainty in position increases. In position increases मतलब position की certainty बढ़ेगी, increases. But लेकिन अपन क्या कहेंगे, uncertainty in velocity increases मतलब momentum increases, but the uncertainty in momentum increases. Uncertainty in momentum increases. सर बोलो। सर वो फोटोन बाउंस कैसे करता है, रिफ्लेक्ट कैसे करता है, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। फोटोन, मैंने माउस की बात नहीं की, मैंने तो ये कहा कि भाई अगर मैं किसी भी चीज पे फॉल करूंगा टॉर्च को, तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्ट होकर ही तो दिखेगा मुझे वो चीज जिस पे अपन टॉर्च डाल रहे हैं। सर मतलब हम लोग ने एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के पाथ में डाला, मतलब वो उसको स्ट्राइक करता है, फिर वो फोटोन ही रिफ्लेक्ट होता हाँ, लाइट ही तो रिफ्लेक्ट होता है, और क्या रिफ्लेक्ट होता है भाई। तुम्हें कोई भी अंधेरे में खड़े हो जाओ बगैर लाइट के, कुछ दिखेगा तुमको? है। नहीं नहीं सर। ना। लाइट ऑन करो सब कुछ दिखेगा। क्यों दिख रहा है लाइट ऑन करने से सब कुछ? इसलिए थोड़ी कि उससे लाइट आ रहा है, इसलिए कि लाइट जहां पड़ रहा है वहां से रिफ्लेक्ट होकर मुझे दिख रहा है। समझ में आया ना? वहां से रिफ्लेक्ट होगा तो अपन को कुछ दिखेगा ना। सर तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो सकता है। हाँ, लेकिन उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहे ना, इसलिए तो अपन ने कहा हम फ्रीक्वेंसी को, तब तो ये लिख रहा हूं कि भाई इतना फ्रीक्वेंसी रखना कि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाए। उस वही तो बात चल रही है ये, ओके सर। है ना? अपन यही तो बात कर रहे हैं कि देखो भाई इतनी फ्रीक्वेंसी रखना। हमने थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाया ताकि अच्छे से दिखे, और ब्राइटनेस बढ़ाओगे ऐसा ना इजेक्ट हो जाए। तो अपन उतना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो अपन ज्यादा भी नहीं बढ़ाना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो ये अच्छे से दिखेगा, लेकिन वो मोमेंटम को डिस्टर्ब करेगा। इफ यू यूज डिम लाइट, तो हम डिम लाइट कर लेते हैं ताकि मोमेंटम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर ब्राइट लाइट यूज कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ रहा है। तो मैंने डिम लाइट यूज कर लिया। अगर आप लाइट का फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो सर्टेनिटी इन मोमेंटम आएगा, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आएगा, क्योंकि डिम लाइट में हमको इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं दिखेगा और रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं होगा। सर अगर मैं किसी एक को सर्टेन बना रहा था तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी। अगर मैं इसको सर्टेन बना रहा हूं तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। सर मुझे वो सेंटेंस नहीं समझ रहा है कि सर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज हो रहा है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीज कैसे होगा? भाई आपने मान लो रूम में एक छोटा सा बल्ब जलाया, आपको सारी चीजें साफ नहीं दिखेगी। एक छोटा सा 1 वॉट का बल्ब जलाया, सारी चीजें साफ नहीं दिखने वाली आपको। आप अज्यूम कर लो रूम में अंधेरा कर दो पूरा, और मोबाइल का लाइट ऑन करो, आपको सारी चीजें दिखेगी क्या पूरे रूम में? नहीं सर। नहीं दिखेगी ना। लेकिन अगर नो सर। आप एक ही रूम में 4-5 बल्ब जला दो तो आपको सारी चीजें अच्छे से दिखेगी। तो मैंने भी आपसे यही कहा कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं अपन, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये आपको फिर ब्राइटनेस बढ़ाए ना अपने लाइट का, लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा अपन को। यस सर। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि आपने एनर्जी बढ़ा दी, एनर्जी पैकेट्स बढ़ा दिए। अगर एनर्जी बढ़ा दी आपने पैकेट की, तो जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा ना, एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। यस सर, यस सर। तो उसके पोजीशन को अनसर्टेन कर दिया। हाँ सर, समझ गया। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर लेता हूं। अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो फिर मुझे इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं दिखेगा।
तो अगर मैं डिम लाइट यूज करूंगा तो फिर इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं दिखेगा, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगा फिर, अगर अच्छे से नहीं दिखेगा, और सर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होगा तो इलेक्ट्रॉन को टकरा के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करने वाला, एक्सीलरेट नहीं करने वाला उसको। तो अगर मैं ब्राइट लाइट यूज करूंगा तो इसमें सर्टेनिटी बढ़ेगा, ये अनसर्टेन होगा। डिम लाइट यूज करूंगा तो इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और ये सर्टेन होगा। अब बताओ कोई डाउट है? नहीं सर, समझ गया। If we use dim light, that is frequency, lower frequency, yeah? Low frequency, less brightness, less bright light, then uncertainty in position increases. And certainty in momentum, है ना, increases. भाई देखना आवाज आ रही है तो जब कुछ पूछना नहीं है तो अपन मतलब म्यूट कर लेंगे। लो भाई, इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है, लेकिन तो इसमें सर्टेनिटी बढ़ जाए। दैट इज, तो अगर अपन ब्राइटनेस लेंगे, अगर लाइट का ब्राइटनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ब्राइट लाइट में अपन को चीजें अच्छी दिखती है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी अच्छे से दिखेगा, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन दिखेगा अपन को। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द, कि भाई अगर आप ब्राइट लाइट लोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से दिखेगा, लेकिन उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ब्राइट लाइट नहीं लेते हैं, डिम लाइट लेते हैं, तो ये अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन पोजीशन, इसका मोमेंटम सर्टेन हो जाएगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, वो अपन ने। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which of the following rays can be used to get maximum certainty in momentum? ये मुझे क्वेश्चन था, और ऑप्शन ऐसे बना दी। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन है अपने पास। सर इंफ्रारेड तो अपन को चाहिए which of the following rays can be used to get maximum certainty in momentum। तो मोमेंटम का सर्टेनिटी ज्यादा चाहिए, तो अनसर्टेनिटी इन, भाई मैक्सिमम सर्टेनिटी इन मोमेंटम है, तो अपन को सर्टेनिटी इन मोमेंटम चाहिए, तो मुझे डिम लाइट चाहिए। डिम लाइट चाहिए मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी किसमें होगी? इंफ्रारेड। अब आपको समझ में आ गया कि सर सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कीजिए। ये सेकंड वाला पॉइंट का ही तो क्वेश्चन है। सर एक बार फिर से। अगर मैं डिम लाइट यूज करूंगा ना तो इसका अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, क्योंकि दिखेगा नहीं ना फिर मुझे, लाइट अगर डिम है तो कैसे दिखेगा मुझे। तो अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
बढ़ेगा तो सर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ेगा। ये सर्टेन हो जाएगा अगर ये ज्यादा अनसर्टेन है तो, फिर ये ज्यादा सर्टेन होगा, वही लिखा हुआ है। इफ यू यूज डिम लाइट that is lower frequency, the brightness is less, so the uncertainty in position is more. सर एक डाउट। बोलो। सर हम लोग फोटोन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, तो वो सच में दिखता है क्या हाँ, क्यों? ये एक्सपेरिमेंट ही तो है, सच में सर दिखता है मतलब वो ऐसे कोई डिवाइस चाहिए क्या देखने में? ऑब्वियसली, तभी मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि चलो फोटोन इलेक्ट्रॉन को मार के और देख लेते हैं, वो डिवाइस से ही करेंगे। तभी तो अपन बता रहे हैं, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को दिखा थोड़ी सकता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई ये अपन को हाइजेनबर्ग ने अपन को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करना है आपको, इस टाइप से देखा था उसने, तभी तो आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें कि उसने कैसे देखा होगा। ऑब्वियसली बात है, ऐसे थोड़ी होता है कि एटम रखा है, भैया ये एटम है, चलो इसका एक शेल है इधर कहीं होगा, देख लेते हैं, लाइट उधर टॉर्च लगा लेते हैं। तो वो तो एग्जाम्पल दिया था मैंने रेड वाला, कि ऐसे मतलब अपन उस टाइप की चीज ढूंढ रहे हैं, तो उसका काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसे थोड़ी होगा, है ना? सर बट वो दिखता है ना, मतलब ऐसे प्रॉपर हाँ हाँ, इक्विपमेंट से। ऑब्वियसली बात है, दिखता होगा वो, ओके सर। तभी तो एक पॉइंट तो अपन ने ये लिखा था, दूसरा पॉइंट अपन ने ये लिखा था, थर्ड पॉइंट लिखा होगा, वो क्वेश्चन हो गया। थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे इफ, तो अपन कहेंगे इसमें इफ, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं अपन, है ये इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट लाइक दिस, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा x इंटू डेल्टा p, डेल्टा p को मैं लिख सकता हूं m डेल्टा v, m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ऐसे लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ये इक्वेशन 2 है अपने पास। ये दोनों ही अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो मोमेंटम में वेलोसिटी था, मैंने इसमें डेल्टा p में वेलोसिटी होता है, मैंने लिखा था, तो m को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर अपन देखें तो मास और वेलोसिटी ऑफ मास और अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटीज कम हो जाएंगे, मतलब सर्टेनिटी बढ़ेगा। अगर मास बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटीज कम होंगे। तो अगर मास बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटीज कम होंगे, मतलब हमारे लिए तो ये हो गया कि भाई अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी हम सर्टेनिटी से बता सकते हैं। अब मेरा सर मतलब, उसको इस लॉजिक से भी सोच सकते हैं ना कि मास बढ़ेगा तो वो थोड़ा उसको हिलने में, मतलब वो जो पोजीशन डेल्टा एक्स करता है वो काफी कम हो जाएगा। हाँ वही तो है, मतलब मैं वही बोलने वाला था कि भाई अगर अपन मान लो ट्रक ले लें, उसको मूव करवाते हैं, उसका मास तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ सर समझ। भाई ये वैल्यू पहले ही बहुत कम है ना, ये वाला वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट इज लाइक दिस, बहुत छोटा वैल्यू, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत कम बताया था उसने, इसलिए तो बता रहा हूं कि भाई वो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे उसने, और काफी कुछ सोच के लिखा होगा उसने। हम तो उसे बड़ी जल्दी पढ़ ले रहे हैं, हम तो उसे कार वार से रिलेट कर रहे हैं कि भाई अगर कार, किसी कार का स्पीड ना 500 किलोमीटर पर आवर है, हम उसे देख भी नहीं सकते, जब तक सोचेंगे वहां है वो बहुत आगे निकल गया होगा। सर पर उस टाइम पे उसने कैसे ये सब सोच लिया? भाई उसने पार्टिकल इन अ बॉक्स लेके और बहुत सारी चीजें, उसका अपना कैलकुलेशन था, किया होगा अपन को क्या, इसलिए मैंने कहा था जिसको चाहिए मैं उसको डेरिवेशन भेज दूंगा। सर एक डाउट। बोलो। सर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हो गया कि भाई देख कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर पार्टिकल का मास चेंज कर रहे हैं आप, और भी कम मास करोगे इलेक्ट्रॉन से, तो उससे भी छोटा हो सकता है। भाई इतना तो होना ही चाहिए। अगर इन दोनों में अनसर्टेनिटी और बढ़ा रहे हो आप,
तो इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, इतना तो होगा ही होगा। ओके सर। मतलब कोई भी पार्टिकल ले लो आप, इतना तो अनसर्टेनिटी होना ही होना है उसमें। तो इसलिए उसने मतलब कहा था, वो एक- इसलिए अपन जब भी कैलकुलेट करेंगे ना, अपन तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वल करके कैलकुलेशन बता दें। मतलब वो एक फिक्स्ड मिनिमम अनसर्टेनिटी बता रहे वो तो है ही है, उतना तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी हैं। करो, ओके सर। है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई देख, मेरे पास एक एग्जांपल रहता है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी in position of cricket ball moving with velocity of suppose 6.626 into 10 to the power of 3 ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ले लिया वैसे, है 2 ही ले सकते थे अपन, क्योंकि 662 हो जाएगा अगर 2 लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा है, मीटर पर सेकंड। And mass of ball is 200 grams। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें कितना अनसर्टेनिटी आ रहा है। अब देख, अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4। कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा x मुझे कैलकुलेट करना है, सब एमकेएस वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मास विल बी इक्वल टू 0.2 kg, वेलोसिटी मुझे इसको मीटर पर सेकंड में गिवन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 6.626 into 10 to the power of 2 मीटर पर सेकंड ले रखा है आपने ऑलरेडी। ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखूंगा तो hs 6.626 into 10 to the power of -34 और डिवाइड बाय 4 into 3.1। वी गेट दिस। अब अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है, तो 4 3 जा 12, ऑलमोस्ट ये 12.5 के आसपास ले सकते हैं अपन। सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 की पावर -34, एक और बार लिख लेता हूं सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, 0.2 इंटू 12.5 ले लेता हूं मैं इन दोनों का प्रोडक्ट, और इधर 10 की पावर 2 भी है, सो मैं 10 की पावर 2 को भी ऊपर लिख देता हूं। ये जो कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं, ये कैलकुलेशन बहुत छोटा है, मतलब इसको अगर अपन लिखें तो इट विल बी अराउंड, इसको अपन 10 की पावर -2 लेके गए तो 10 की पावर -36 हो गया, ये ऑलमोस्ट 25 है, तो अपन लिखेंगे इसको 25 कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा अपने पास। 2.5 का मतलब हो गया you got that around 1/25 कर लेते हैं अपन, इसको फिर 10 के ऊपर ले जाते हैं, so I got 1/25 into 10 to the power of -35। तो 1/25 का मतलब है कि it will be 1 by that is अपन कैलकुलेट करेंगे। अब ये 10 की पावर -35 ऐसे आया अपने पास, अपन वो बहुत छोटा वैल्यू आया अपने पास, मतलब ये जो 10 की पावर 35 है ना मीटर्स, 1/25 भी कैलकुलेट कर लूंगा, तो इतना छोटा वैल्यू हम किसी कंडीशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि हम इतना छोटा वैल्यू कैलकुलेट कर सके। ये हम थ्योरेटिकली ही बता सकते हैं कि भाई 10 की पावर -35 आ रहा है, ये बहुत छोटा वैल्यू है, इसमें सर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अनसर्टेनिटी 10 की पावर -35 है। तो इसका मतलब है क्रिकेट बॉल जो मूव कर रहा है इतना मीटर पर सेकंड से, 200 ग्राम का बॉल, मैं उसको सर्टेनिटी से बता सकता हूं। इसलिए कोई भी फास्ट बॉलर हो, कितना भी स्पीड से बॉल को फेंके, हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं और क्रिकेट मैच में बताते हैं वो कि बॉल की स्पीड कितनी थी, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम होता है और वो बाकायदा अपन को दिखाते हैं, बॉल इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, सब कुछ दिखाते हैं करके।
क्यों? क्योंकि उसमें अनसर्टनिटी नहीं होता है, सर्टनिटी बहुत ज्यादा होता है, वो हम इजीली देख सकते हैं। बोलो सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि क्योंकि इतने बड़े बॉल में मतलब कोई वेव कैरेक्टर नहीं है तो उसका सर्टेनिटी वो आप बहुत ज्यादा बिल्कुल है। बिल्कुल बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि उसमें कोई वेव कैरेक्टर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन बिल्कुल बोल सकते हैं कि अगर उसमें कोई वेव कैरेक्टर नहीं है तो उसमें अपन कहेंगे उसमें सर्टेनिटी तो है, उसका पोजीशन सर्टेन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वो भी बोल सकते हैं। और अगर मान लो इसकी जगह अपन ऐसे लिखते हैं, सपोज अगर को गिवन होता, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कैलकुलेट द, मैं इसमें ही कैलकुलेट कर लेता हूं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन moving with the velocity of, with velocity of, अपन इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी इतना ही ले लेते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, इतना ही लेके देख लेते हैं, 6.626 into 10 to the power of 2 मीटर पर सेकंड, सपोज ये भी उतना ही है, तो अपन कहते हैं ठीक है, इसमें कैलकुलेट करके देख लेता हूं, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v होता है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, और डेल्टा x हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power of -31, और वेलोसिटी आपने दे रखा है 6.626 इंटू 10 to the power of 2, ये दे रखा है आपने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.626 इंटू 10 to the power of -34 डिवाइडेड बाय पाई इज 4 इंटू 3.14, ये ले लो। इसमें अगर अपन देखें तो ये वाला नंबर तो मैंने कैंसिलेशन के लिए लिया, ये 31 है और ये अपने पास -3 बचा, 2 को अपन वहां लेंगे तो -5 हो जाएगा, सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, आई गॉट 10 to the power of -5, मैं 2 को भी वहां ले गया, और ये प्रोडक्ट 12.5 होता है, वी नो दैट, और इसको 9.1 कर लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दिस विल बी अराउंड, अगर अपन लिखें तो 10 to the power of -5 और डिवाइड बाय अपने पास आएगा ऑलमोस्ट 12 है तो 108 और 5 113 के आसपास आ रहा है, चलो 114 ही ले लेता है, इतना आ रहा है मेरे पास, 114 करूंगा तो इट विल बी अराउंड, अपन लिखेंगे दैट इज, तो अपने पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू अराउंड दैट इज 9 इंटू 10 to the power of माइनस, अपन लिखेंगे दैट इज, मैंने इसको ऐसे कर लिया, 1/114 था तो मैंने एक डेसिमल लगा लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, एक और 0, एक और 0, एक और 0, सो दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.8 टाइम्स लेंगे तो अपन 14 इंटू 8 ले लेंगे, so we are able to tell that 112 और 800, so 912 के आसपास आ रहा है, तो 912 ले लेते हैं अपन, तो 8 में 912 आएगा, और फिर उसके बाद अपने पास जो बचेगा 84, उससे फिर ऑलमोस्ट 8 के आसपास 7 के, सो 8.7 इंटू ये आ रहा था मेरे पास, सो 8.7 को मैंने ऑलमोस्ट 9 बना लिया, इसको इधर डेसिमल लेके, क्योंकि 9 बना लेंगे अगर अपन इसको ओवरऑल तो 10 की पावर 3 बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा, आप इसको 8.7 लिख लो, कोई प्रॉब्लम, वो कैलकुलेशन से मैंने इसलिए उसको राउंड ऑफ करके 9 कर दिया था, ये आ रहा है मेरा आंसर। ये आंसर आने का मतलब है मेरे पास दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 870 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं आराम से, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज हैज ओनली द सिग्निफिकेंस फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल जिनका मास बहुत कम होता है, जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, पहले लिखा था आपने, अगर आप डेफिनेशन देखो तो वहां पर मैंने माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज किया है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, सो डेली लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है,
सर हाँ सर ये जो आंसर आया 870 एंगस्ट्रॉम, ये मीनिंगफुल हाँ, ऑब्वियसली बात है, discovered अपन तो 10,000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो 870 आ रहा है। अपन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में कितने सारे कैलकुलेशन किए, 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 4500 एंगस्ट्रॉम यूनिट, लाइक दैट। ये तो 870 यस है ना। सो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 मतलब 10 की पावर 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक, ये कैलकुलेशन भी अपन इजीली कर सकते हैं। तो इतना छोटा भी वैल्यू आता है एंगस्ट्रॉम का तो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। So thus we can say that Heisenberg principle has no significance in daily life. Principle has no significance in daily life. It is only applicable for microscopic particles, as it is only applicable for microscopic particles. ये होता है भाई। अब अपन कहेंगे ठीक है, हमें ये पता चल गया, आपने कैलकुलेशन से भी बता दिया कि भाई कैलकुलेशन में अगर आंसर का कोई आंसर जो आता है वो वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, तो अपन कहते हैं कि भाई उसका सिग्निफिकेंस होगा। अगर वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो अपन कहते हैं फिर उसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ये अपन बता दें। तो नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट दैट, फिफ्थ पॉइंट, if certainty in position is maximum, if we make, सर ये फोर्थ होगा। हाँ मतलब फोर्थ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। if we make certainty in position maximum, अपन चाहते हैं कि पोजीशन मुझे बहुत अच्छा देखे, तो अपन ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट यूज कर लेंगे। तो उसका मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा। बिल्कुल, देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, मैक्सिमम का मतलब हो गया कि अगर मान लो मैं डेल्टा एक्स जो इसका कोई वैल्यू आ रहा था, मतलब अनसर्टेनिटी था, अगर मैं इसको 0 बना लूं कि भाई सर्टेनिटी ही मैक्सिमम आ गया, देन डेल्टा पी विल बी मैक्सिमम, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सर मतलब बोलो। सर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे ना पर। हाँ मल्टीप्लाई हो रहे ना, मैंने कब कहा नहीं हो रहा है, लेकिन सर तो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर से ये नहीं आएगा ना सर भाई। फिर मैं तो आंसर ऐसे, 0 आएगा। अरे नहीं, देख ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ, लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, इधर मुझे पोजीशन सर्टेन होता गया होता गया होता गया, एक टाइम आया वो निकल ही गया वहां से, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर आप किसी एक को मैक्सिमम सर्टेन करना चाहोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, आंसर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, मैक्सिमम अनसर्टेन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना क्रिकेट बॉल के लिए, भाई उसकी पोजीशन तो सर्टेन हो रही थी, वो हाँ कैसे, सर। अपन मास बढ़ाते जा रहे थे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वेलोसिटी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो किसी एक को अगर सर्टेन करोगे तो दूसरे का अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अपन कह रहे हैं, इसलिए तो मैंने लिखा टेंड्स टू 0, मैंने थोड़ी कहा इक्वल टू 0, इक्वल टू तो बोल भी नहीं सकता, टेंड्स टू 0, तो वो टेंड्स टू इंफिनिटी। भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू 0, तो आप कहते हैं सर अब 0 तो मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। मैंने टेंड्स टू लिखा, टेंड्स टू का मतलब है उसका वैल्यू ले लो आप 0.00000, बहुत सारा वैसे करके बना, हो गया। अब हो गया, अब बताओ। तो अपन कहेंगे फिर तो ऑब्वियसली बात है, इसका अगर आप सर्टेनिटी, इसकी वैल्यू अगर बहुत छोटी करोगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो इतना होना ही होना।
दैट इज व्हाट आई मीन बाय दैट है। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर, एंड सिमिलरली सर बोलो। सर लेकिन वहाँ पर डेल्टा एक्स 0 कैसे आएगा सर? मैक्सिमम में तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। पोजीशन, सर्टेन पोजीशन कहा मैंने? अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगा। सर्टेनिटी को कहा मैंने टेंड्स टू 0, यस सर। तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। दैट इज, तो फिर इंफिनिटी तब आता जब मैं इसको लिखता कि अनसर्टेनिटी इज मैक्सिमम। सर नहीं समझा सर, लेकिन सर वो 0 कैसे आया सर? क्योंकि हमने जीरो आया certainty नहीं, मैंने कहा इस लाइट के ब्राइटनेस को 0, यहां 0 किसने लिखा कि ये 0 आया? ये इक्वल टू थोड़ी है, मैंने ऐसे एरो लगाया है भाई। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि 0 आया ये। हाउ कैन इट बी 0? अगर ये 0 है तो फिर सर्टेनिटी है कहां? इट कैन नॉट बी 0 ना, वो तो एरो है वहां पर। सर 0 लेकिन किसने लिखा? मतलब इसमें वो और इसमें, मिनिमल है। इसमें और इसमें डिफरेंस है ना भाई, इसमें और इसमें डिफरेंस होता है ना। ये टेंड्स टू हो गया कि भाई इतना कम कर दिया हमने अनसर्टेनिटी कि ऑलमोस्ट सर्टेन कर दिया मैंने पोजीशन को, ऑलमोस्ट सर्टेन। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, इनफाइनाइट। 0 किसने लिखा इक्वल टू 0? ये किसने कहा कि 0 आ जाएगा? ओके सर। राइट ना, वो इक्वल टू थोड़ी लिखा है। क्या लिखा था? सिमिलरली इफ वी टेक सर्टेनिटी इन मोमेंटम मैक्सिमम, तो आप डेल्टा पी को टेंड्स टू 0, मतलब उसमें उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल बना लिया आपने, लेकिन 0 नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका वैल्यू नेग्लिजिबल होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। देन डेल्टा एक्स विल बी मैक्सिमम, टेंड्स टू इनफिनिटी कर देंगे अपन। ये अपन टेंड्स टू लिखा है, वो इक्वल टू बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। अपनी तरफ से इक्वल टू नहीं लगा देना कि अच्छा सर ने तो इक्वल टू बोल दिया था। इक्वल टू बिल्कुल नहीं है वो, ठीक है। तो पता चल गया मुझे, आपने इलेक्ट्रॉन बताया, उसकी पोजीशन कैसे निकालते होंगे, लेकिन इन सब का फायदा क्या मुझे? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए चाहिए ये। नहीं 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 नहीं, अब अपने आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। इतना सारा पढ़ाने के बाद मुझे क्या फायदा मिला वो देखो। मैं ये सारा पार्ट हटा रहा हूं। अब अपन देखते हैं कि हम क्या करें इसमें, हम क्या कर सकते हैं इससे, मतलब अपन को क्या मिल सकता है इससे। ये इतना पढ़ा, ठीक है। आपने कहा कि भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होता है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा? तो चलो देखते हैं अपन एक बात। अपन को एक बात पता है, एप्लीकेशन देखते हैं। मैं एप्लीकेशन का सेंटेंस बाद में लिखूंगा कि मैं क्या एप्लीकेशन बता। मुझे पता है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, शेल्स होते हैं। और मुझे ये पता है कि as distance from nucleus of electron increases, the velocity decreases. ये अपन को पता है, velocity decreases because velocity is equal to होता है 2.18 into 10 to the power of 6 into 10 to the power of 6 होता है ना मीटर पर सेकंड। और ये क्या होता है? z by n। n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। ये अपन ने बोर में पढ़ा था। इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और भी ज्यादा होती है और कम होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और कम होगी, इसमें वेलोसिटी और कम होगी, मतलब स्पीड कम करते जा रहा है। अगर किसी का स्पीड कम होगा तो मैं उसके पोजीशन को सर्टेनिटी से बता सकता हूं। अगर किसी का स्पीड कम होगा तो मैं उसके पोजीशन को सर्टेनिटी से बता सकता हूं। कोई कार स्लो जा रहा है, मैं आराम से बता देता हूं वो जा रहा है वो कार।
कोई स्पीड से जाएगा तो मुझे ऐसे बताना पड़ेगा वो जा रहा है, कोई बहुत स्पीड से जा रहा होगा तो जब तक बोलूंगा वो जा रहा है वो बहुत आगे निकल गया। तो जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी सर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी सर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अब बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट शेल में अपन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में दिस इज द वेलोसिटी, ये अपन को पता है। अगर अपन n को बढ़ाएंगे नंबर को तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर डिवाइड होता जाएगा, n का वैल्यू 2 है तो 1.09 ऐसे हो जाएगा सेकंड शेल में लाइक दैट। लेकिन वेलोसिटी कम तो हो रहा है ना, तो मैं अपना कंसेप्ट तो यूज कर सकता हूं ना, मैं कहूंगा देख भाई अगर मान लो इस शेल की बात करनी है तो मैं डेल्टा एक्स ऐसे कैलकुलेट करूंगा, वेलोसिटी कम है ना, स्लो चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां से यहां तक रहा होगा इस रीजन में, दिस इज डेल्टा एक्स। भाई मैं इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को कहीं ढूंढ लूंगा अगर लाइट को फॉलो करके रखता हूं। अगर मुझे उसके अंदर वाले शेल में देखना है तो मैं कहूंगा इसमें डेल्टा एक्स का वैल्यू बताओ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। वो क्यों? सर बढ़ेगा अगर स्पीड बढ़ेगा सर, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात वेलोसिटी है ज्यादा अनसर्टेनिटी है। बढ़ेगा, ये डेल्टा एक्स, क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना। जब तक अपन कहेंगे यहां पर है वो बहुत आगे निकल चुका होगा, यहां स्लो था स्पीड, यहां स्पीड ज्यादा है, तो ये वैल्यू अपन को डेल्टा एक्स के अंदर आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक अपना डेल्टा एक्स होगा। अब अगर मान लो मैं और अंदर वाले शेल की बात करूं तो अपन कहेंगे अब तो सर ऐसे हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो ये वाला नहीं है डेल्टा एक्स, ये वाला डेल्टा एक्स, यहां से लेके यहां, ये डेल्टा एक्स है। तो अगर मान लो और अंदर जाना है तो अपन कहेंगे अगर न्यूक्लियस की बात करें तो अपन कहेंगे पूरा साइज ही ले लो डेल्टा एक्स। भाई यहां पर स्पीड कम था ना, यहां बढ़ा तो डेल्टा एक्स बढ़ेगा, यहां स्पीड और बढ़ गया तो डेल्टा एक्स और ज्यादा बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मुझे एक बात पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई की बात करते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी मतलब मैं एम डेल्टा वी लिख लेता हूं, एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। अगर मैं ये चाहता हूं कि अब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा यहां पर, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो कि इस शेल में था तो उसमें डेल्टा एक्स ये था, अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो डेल्टा एक्स का रीजन ये होगा, और अगर इस शेल में है तो ये रीजन है डेल्टा एक्स का। अगर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन टच करेगा, मान लो न्यूक्लियस को टच कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अपन कहेंगे फिर उसका डेल्टा एक्स ये होना चाहिए। ये डेल्टा एक्स कितना होगा अगर इफ द इलेक्ट्रॉन टचेस द न्यूक्लियस, इस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, सर मैक्सिमम होगा। एक मिनट रुको मैं लिख देता हूं, इफ इलेक्ट्रॉन टच द न्यूक्लियस इट्स डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, अच्छा बताओ न्यूक्लियस का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 10 to the power minus 10 to 10 the के power बाद minus 15। 15 लिख लो मीटर्स, रदरफोर्ड में लिखा था अपन ने, 10 टू द पावर माइनस 13 से लेके 10 टू द पावर माइनस 15 सेंटीमीटर लिखा था अपन ने। द साइज ऑफ एटम वेरीज फ्रॉम 10 to the power of minus 8 to 10 to the power of minus 10. Size of nucleus varies from size of nucleus varies from 10 to the power of minus 10 to 10 to the power of minus 15 centimeters. ये मैक्सिमम साइज होगा, ये बड़ा है ना इससे, तो ये 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर अगर आप लोगे मैक्सिमम साइज, तो मैं सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से multiplied by 10 की power minus। अच्छा मुझे लगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 कहने वाला है, ठीक है ये हो गया, मैंने वही लिया एम के स्क्वायर। ये तो अपन को पता है ना न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा हो सकता है, किसी को डाउट नहीं?
मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर कोई, मैं ये कहने वाला हूं, मैं यहां पर एप्लीकेशन में द इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन एनी एटम, even it cannot touch the nucleus, it cannot touch the nucleus. यही तो रदरफोर्ड का भी ड्रॉबैक था। बिल्कुल, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। अपन को एक बात पता है, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को टच करना है तो उसका डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस के बराबर होगा तो मैं इसको 10 की पावर -15 मीटर्स ले लेता हूं, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है। और डेल्टा वी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को टच करना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.1। चलो डेल्टा वी कैलकुलेट करते हैं, इससे कितना है अपने पास। चलो डेल्टा वी कैलकुलेट करके बताओ कितना है अपने पास इससे। सर लाइट की स्पीड से ज्यादा लाइट की स्पीड से ज्यादा आ रहा है, ज्यादा है ये तो इम्पॉसिबल है। सर। कितना आ रहा आंसर, कितना आ रहा आंसर, ये अपन कैंसिल करते हैं, 10 की पावर -3, इसको कैंसिल करते हैं 10 की पावर -12, इसको नीचे लेके जाते हैं तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12 होगा, और डिवाइड करूंगा तो इट विल बी अराउंड 12.5 इंटू 9.1। अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 115 के आसपास आता है, या 14 लिख लेता है। ये मीटर पर सेकेंड है। ये अगर अपन कैलकुलेट भी करेंगे, इक्वल टू लिख लेते हैं अपन, डेल्टा वी कितना आ रहा है। अगर डेल्टा वी अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कितना वैल्यू आ रहा है, 5.5 into 10 to the power minus 10 to the power 10. 5.8 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड चलेगा। ये ले भाई, ये आ रहा है, इतना वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं, ये वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। कभी किसी का वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा होता ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे भाई, देख, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टच करना है तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो फिर इसको दूर लेके जाओ, कम से कम इतना दूर लेके जाओ कि वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से कम हो जाए, क्योंकि लाइट के वेलोसिटी के बराबर भी नहीं हो सकता। अपन को पता है इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को टच करना है तो उसकी वेलोसिटी ये आनी चाहिए, ये वेलोसिटी इम्पॉसिबल है। तो अपन को इलेक्ट्रॉन को कहां से ले जाना चाहिए, दूर ले जाना चाहिए, कम से कम इतना दूर तो रखना ही पड़ेगा आपको कि उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी तो फिर वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना जो इलेक्ट्रॉन जा सकता है न्यूक्लियस के पास। हाँ, वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास तक अप्रोच कर सकता है, जा नहीं सकता न्यूक्लियस के पास। हाँ राइट ना। तो अपन को ये पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस को टच भी नहीं कर सकता, उसको टच करना है तो इतना वेलोसिटी होना चाहिए उसके पास, जो इम्पॉसिबल है। इतना वेलोसिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होता है हमेशा। तो अगर अपन से कभी कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकता, कैसे प्रूव करोगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। इफ इलेक्ट्रॉन हैज टू टच द न्यूक्लियस, हम क्या करेंगे, वी हैव टू make the velocity of electron greater than velocity of light, which is impossible. This is the application of uncertainty principle. Electron cannot touch the nucleus of any atom. तो that is सर, तो वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं क्या, कौन सा, वही मैक्सिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी को लाइट के वेलोसिटी से कम कर देंगे अपन,
तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लेंगे और डेल्टा एक्स अपन इधर का तो अपन को पता होगा सर पर फर्स्ट में फिर लाइट की वेलोसिटी कितनी लेंगे उसमें उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से कम कितनी कर लेंगे, लाइट के बराबर कैलकुलेट करके अपन चेक कर लेंगे कि अगर लाइट की वेलोसिटी ये है तो बताओ कितना हो जाएगा। तो अपन लाइट के वेलोसिटी ओके को सर। लेके कैलकुलेशन करेंगे। अपन ये थोड़ी बता सकते हैं कि कितना पास तक जाएगा, अपन को लाइट के वेलोसिटी से हाँ सर समझा। हाँ, तो वो कहेंगे अपन लाइट का वेलोसिटी लेके कि दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स जो अप्रोच कर सकता है वो उससे कम। अपन बाकी नहीं जाते हैं उतना, अपन को थोड़ा सा मतलब अपना एप्लीकेशन था, अपन ने पढ़ लिया कि बताओ हाँ कैसे सर प्रूव करें समझ कि गया। बस, है ना, कैसे प्रूव करें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकता। तो है सर एक डाउट, बोलो। सर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन से मतलब अपने एटम के प्रोटॉन से टच नहीं कर सकता? नो, इन एटम नहीं कर सकता जब तक कि अपन कुछ उसमें और गड़बड़ ना करें। सर हम लोग करवा सकते हैं क्या कोलाइड? हाँ करवा सकते हैं ना, क्यों नहीं करवा सकते। अपन तो न्यूक्लियस को भी तोड़ सकते हैं। अब तो अपन न्यूक्लियस को भी, अब तो अपन एटम को, आयरन को डायमंड उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, गोल्ड में। अब तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। बताया था ना आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, यस सर। उसी में अपन ने बेरिलियम शीट को कार्बन में कन्वर्ट कर दिया था। तो वो तो न्यूक्लियर चेंजेस से ही पॉसिबल है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं बस, अब कुछ थोड़े से क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो। If the electron is moving with the velocity of, if the electron is moving with the velocity of, if the electron is moving with the velocity of 500 meter per second, velocity of 500 meter per second, 500 meter per second, which is accurate up to, which is accurate up to 0.005%, which is accurate up to 0.005%, then calculate its uncertainty in, which is accurate up to 0.005%, then calculate the uncertainty in, then calculate the uncertainty in position. Calculate the uncertainty in position. Calculate the uncertainty in position. Calculate the uncertainty in position.
हो गया? तो मुझे लगता है कि अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। देखो भाई, क्या अपन डायरेक्टली इस पार्ट को ना डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना 0.527 10⁻⁻34 होता है। तो ये वाला पार्ट अपन को ऑलरेडी पता होता है 0.527 इंटू 10⁻⁻34। आप इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। भाई ये वाला वैल्यू अगर थोड़ा सा याद रहेगा 0.527 इंटू 10⁻⁻34 एच होता है, तो अपन को थोड़ा सा अगर आइडिया रहेगा तो अपन जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। सर मुझे आंसर आया 0.1 इंटू 10⁻⁻6। 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मुझे लगता है आंसर आपका 0.1 इंटू 10⁻⁻6 थोड़ा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं एक बार चेक कर लूं, क्योंकि ये अपन 5 टाइम्स ऐसे कर लेंगे, ये और ये 34 वाला पार्ट अपन कैंसिल करके -3 ले लेते हैं। तो सर अपने मुझे पास, आया 0.023 इंटू 10⁻⁻5। हाँ वैसे कुछ हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ? तो अपन को इलेक्ट्रॉन इज लाइक दिस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 0.527 आया, 10⁻³ बच गया था, और यहां से अपन ने ये 5 टाइम्स कैंसिल किया, तो 9.1 इंटू 5 इंटू 0.05, तो अपन इसको ना 0.05 को 5 इंटू 10⁻⁻2 को -3 कर लेते हैं, तो 10⁻³ हो गया ये। देखो देखो जरा क्या है, कैलकुलेट करूं? मेरे पास ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है, तो 0.527 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 9.1 आ रहा है मेरे पास। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? देखो जरा देखो, कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है? सर मुझे भी 0.1 इंटू 10⁻⁻6। सर मैंने अप्रॉक्स किया था सर, मतलब जैसे 6.626 को नहीं, मैं मैंने ये नहीं कह रहा 6 अप्रॉक्स किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा आंसर 0.527 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा, 25 है ना, और डिवाइड बाय 9.1, तो वो बहुत इतना तुम्हारा 10⁻⁻6 आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है ना मेरा आंसर। मेरा आंसर इस ये तो अराउंड आ जाएगा मेरे पास 2 ना, 2.3 into 10⁻³ मीटर्स इतना आ रहा है मेरा आंसर। यस सर, हाँ उतना ही आ रहा है। कैलकुलेशन देख लो, Yes, 2 sir. 2 इंटू भी लिखोगे तो भी चलेगा 10⁻⁻3। देखो जरा देखो, -6 कैसे आया, मतलब इसको 100 से डिवाइड किया था ये परसेंटेज जो लिखा। हाँ जी भाई देखो एक नहीं बार सर, नहीं सर, वो नहीं किया था। हाँ तो फिर जब परसेंटेज कैसे हटाओगे, आपको 0.005% गिवन है ना। सर 2.8 चलेगा।
2.8 ज्यादा होगा, 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आंसर है भाई। अब छोटा मोटा कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो, मतलब उसमें मेरा मतलब ये है, ठीक नहीं है वो। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है बेटा, है ना, छोटा मोटा कैलकुलेशन में अपन वो नहीं करेंगे यार, मिस्टेक नहीं करेंगे, और इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे अपन से। तो ये अपना अनसर्टेनिटी वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला पार्ट, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे अपन से जो भी पूछेंगे, और कुछ क्वेश्चंस क्योंकि फर इससे ज्यादा। हाँ बोलो। सर मतलब ऐसे वेलोसिटी दिया रहेगा और एक्यूरेट अप टू कुछ इतना परसेंट। हाँ, तो उस टाइप से, या अपन को पोजीशन का अनसर्टेनिटी दिया रहेगा, उसका भी परसेंटेज दे सकते हैं कि कितना परसेंट एक्यूरेट, तो अपन उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, परसेंटेज कैलकुलेट करना अपन को आता है। तो बाकी आप शीट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये आता है, ठीक है। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे। अब ऐसे ना कैलकुलेशन वाला पार्ट अब अपना इस चैप्टर का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जो इस चैप्टर में कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ना, वो अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अब अपन पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो देख, जैसे अपन एटम्स की बात करते हैं ना, तो पहले तो एक बार मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एटम लिख रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एटम, वो एटम को क्लासिफाई करता है। एटम में शेल्स होते हैं या ऑर्बिट होता है। अपन को पता है किसी भी एटम में शेल या ऑर्बिट की बात करोगे तो मैं न्यूक्लियस लिखूंगा, इनको अपन शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। These are called orbit और शेल, ठीक है। और इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं के एल एम एन ओ पी, इस टाइप से अपन इनको शेल और ऑर्बिट को अपन एबीसीडी भी लिख सकते थे, लेकिन सभी बुक्स में ऐसे है तो अपन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो के से शुरू किया, इसलिए अपन को के से शुरू करना पड़ेगा। के मींस फर्स्ट शेल, तो अगर कभी कैपिटल द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एम शेल, तो अपन को एम कैपिटल एम लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझ गए कि वो अब थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे शेल्स के नंबर है, वो जेड तक लिख सकते हैं। सभी एटम में जो ऑर्बिट या शेल होते हैं ना, they are divided into subshells. उनको अपन सबशेल में डिवाइड करते हैं। जो सबशेल होते हैं ना, वो सबशेल्स होते हैं एस पी डी एफ जी ऐसे, these are called subshells। जैसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, it is equal to 2n square, but formula is only applicable up to atomic number 20। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया तो उसने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया, मना कर दिया उसने, कि जब ऐसे आ गया तो फिर उसने मना कर दिया था कि भाई शेल वाले फॉर्मूले को मत यूज करो। तो सभी शेल्स को हम डिफरेंट सब शेल्स में डिवाइड करते हैं, एसपीडीएफ एसपीडीएफ एसपीडीएफ, ऐसे अपन सभी शेल को डिफरेंट सब शेल में डिवाइड करते हैं। अब ये जो सब शेल्स होते हैं, these subshells are further divided into subshells, further divided into subshells। ये जो सब शेल्स होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं, इनको एक नया नाम देते हैं,
ऑर्बिटल्स। ये एस जो होते हैं इनके लिए वैल्यू ऑफ एक हम अल्फाबेट यूज करेंगे स्मॉल एल। Value of L for S is 0, P is 1, D is 2, F is 3, 4, ऐसे 5, H के लिए 5, like that we can write. वो मतलब कैसे आया वो मैं बताऊंगा आपको, मैंने क्लासिफाई किया बस, ये वाले पार्ट में बताऊंगा आपको ये जीरो नंबर्स कहां से आए, वो आपको ऑलरेडी पता है, 2n² बोलते हैं अपन उसको। दिस अब जो SPDF है ना, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू सब, जो सबशेल थे वो भी सब सबशेल में डिवाइड हो गए, मतलब उनका भी सबशेल्स। These subshells are called orbitals. Orbitals और ऑर्बिट में डिफरेंस है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर अपन बात करेंगे तो S के लिए 1 होता है, P के लिए 3 होते हैं, D के लिए 5 होते हैं और F के लिए 7 होते हैं, द ऑर्बिटल्स। वैल्यू ऑफ L ऐसा नंबर है कि हम सभी के लिए याद भी रख सकते हैं। वैसे ये ABCD क्यों नहीं सर, वो S से क्यों शुरू किया समझ में नहीं आया, तो लिख देते ABCD, अगेन द सेम चीज कि भाई उन्होंने अपन को बुक्स में, और ये तो क्या है ना कि ये जो डिवीजन जो है वो कैलकुलेट किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जैसे एस है तो शार्प पीक्स आते हैं, इसलिए शार्प वर्ड को यूज किया। प्रिंसिपल पीक्स होते हैं बड़े वाले, तो उनको अपन प्रिंसिपल वर्ड यूज कर लिया। डिफ्यूज्ड वर्ड का बार बार आता है तो अपन ने डिफ्यूज्ड डी यूज कर लिया। फंडामेंटल वर्ड बार बार आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो हमने फंडामेंटल से एफ ले लिया। जनरलाइज्ड वर्ड बार बार आता है, इसलिए उन्होंने जी ले लिया। तो लाइक दैट, इसलिए उन्होंने अल्फाबेट को चूज किया इन अल्फाबेट की वजह से, इन वर्ड्स की वजह से। इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते नहीं भाई मेरी मर्जी मैं तो ABCD लिखूंगा। हाँ, तो कभी कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेंगे, उसमें क्या बनो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम अपना सारा कंसेप्ट वही यूज करेंगे जो आप हमें बताओगे। तो ये SPDF क्यों आए, वो इनकी वजह से आया, हमें इनकी जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें सिर्फ SPDF नाम अपन को याद रखने की जरूरत नहीं, वो नाम कोई नहीं पूछने वाला अपन से। S का एक ही ऑर्बिटल होता है, P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के 5 ऑर्बिटल होते हैं और S के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें अपन को पता है, हाँ बोलो सर। जब एस का एक भी सबशेल ही नहीं है तो उसका ऑर्बिटल कैसे एक हो गया? ये किसने कहा कि S के सबशेल 0 होते हैं? ये किसने कहा कि S के सबशेल 0 होते हैं? सर एकदम हमने तो वैल्यू ऑफ L बताया। सर बोल जल्दी बोलना। सर आपने बोला था एक बार कि शेल्स मतलब अब तक कोई काउंट नहीं कर पाया, तो K से स्टार्ट करेंगे तो Z के बाद क्या यूज? किसमें Z के बाद उतने शेल ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो रखोगे, ये ऐसे हवा में अपन कुछ ही बनाते रहेंगे। भाई आपके पास जितने एलिमेंट है उसमें 120 से आगे नहीं है ना एटॉमिक नंबर, और तब तक हो जाएगा। यस सर। 288 आपने बोला था कि शेल्स इनफाइनाइट शेल्स होते हैं। हाँ, तो इनफाइनाइट लिख रहा हूँ ना, इसलिए तो बोल रहा था कि बाद में जब Z आ जाए तो ABCD से फिर शुरू कर देना जो इसमें ना आए हो। जब वो खत्म हो जाए तो अल्फा बीटा गामा शुरू कर लेंगे अपन। अब ऐसे नहीं खेलते नहीं है अपन, पढ़ते हैं, है ना। Where n is number for the shell। वैसे भी अपन को पता है इस चैप्टर में n जहां भी लिखोगे ना वो शेल का नंबर ही है। इस चैप्टर में आप जहां भी n को लिखोगे ना वो शेल का नंबर होता है, और n कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता क्योंकि शेल का नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने सब शेल्स लिखे ना वो SPDF होता है, वो सभी शेल्स में। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
इन अ सबशेल। अगर मुझे किसी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं कितने होंगे, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा। किसी भी सबशेल के कितने ऑर्बिटल होंगे, तो L है ये 2L, इसका वैल्यू L का वैल्यू 0 है तो एक ही आ जाएगा। इधर L का वैल्यू 1 है तो अगर ये 1 आएगा तो 3 हो जाएंगे, मैंने लिखा 3। L का वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 हो जाएगा, मैंने 5 लिखा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन एनी सबशेल्स will be equal to 2L plus 1 into 2 होता है। किसी भी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो जितने सबशेल से उसका डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने होंगे ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने ऑर्बिटल है मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये सारे पार्ट मैं बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा ना, मैं तो डिवीजन कर रहा हूँ, क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो देखो एटम में अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये सबशेल हैं क्या, दिखते कैसे है, एटम कैसे दिखता है, इनको उसमें फिट करके दिखाओ, इनके कोई शेप होते हैं तो वो दिखाओ, वो एटम में 3D एटम है तो उसमें बना के दिखाओ इन सबको, इतने सारे ऑर्बिटल कैसे बनेंगे भाई, एसपीडीएफ वो बना के दिखाओ। तो सारी सर चीजें, ऑर्बिटल्स को हम ये नोट करेंगे ना? हाँ हाँ उनके शेप होंगे ना, 3D स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा ना। मैं तो ये ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई अगर वैल्यू ऑफ एल पता है तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल, किसी भी शेल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है मुझे, इन एनी शेल विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। n इज नंबर फॉर द शेल, वो अपन को पता है। वो सभी में ध्यान रखना है, इधर भी सब शेल लिखा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब शेल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल लिखा हुआ है, पूरा शेल। किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, वो n स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर इसमें बताओ कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो अपन कहेंगे n का वैल्यू 3 है तो 9 होंगे, कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये कभी कभी अपन से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बड़ा छोटा पार्ट होता है, बट हमने सिर्फ क्लासिफाई किया है। इसमें से शायद कोई अपन से पूछ ले, वैसे कभी कोई पूछने वाला नहीं है इन सब के बारे में। मैंने तो एक एटम को क्लासिफाई किया, मतलब हर एक शेल को मुझे सब शेल में भी डिवाइड करना है, और सब शेल को सब शेल में भी डिवाइड करना है, और उनमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। दैट इज हाउ द एटम इज क्लासिफाइड। तो अब ये सब पढ़ने के लिए पहले तो अपन को ये पढ़ना पड़ेगा कि ये एसपीडीएफ जो है वो क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, इनके शेप वगैरह पढ़ने होंगे, उसके लिए अपन को पढ़ना होता है क्वांटम नंबर्स। तो इनका शेप और क्वांटम नंबर्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये एक बार देख के आना नेक्स्ट टाइम। अभी आपका होमवर्क लिख देता हूं मैं, क्या है, कितना डीपीपी हो गया अपने? सर वैसे तो 9 हुआ है, पर 9th में भी काफी क्वेश्चंस इस पे ही बेस्ड हैं। इस पे बेस्ड थे, किस पे बेस्ड थे? हाइसेनबर्ग वाले। हाँ तो हाइसेनबर्ग वाला, वाले। तो ठीक है, फिर 9 वाला को अपन डीपीपी 9 की रहने देते हैं। तो अपन होमवर्क पर उससे कर लेते हैं, एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 1 का P1 सर ये P2, संडे को ही क्लास है। ये संडे को क्लास है, मतलब आज क्या है? सर आज थर्सडे है। हाँ तो फ्राइडे सैटरडे कितने हो गए, और फिर उसके बाद संडे बहुत होमवर्क दे दिया वैसे। कितना? सर बहुत ज्यादा होमवर्क है। हाँ तो मतलब यू हैव मोर देन 48 आवर्स ना, क्या करोगे इतने टाइम का, बताओ। हाँ सर दे दो। अरे सर फिर शीट से दे दो बस। अच्छा, शीट से एक सेक्शन दे देता हूँ बस। चलो अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो कि सर 48 आवर्स हम लोग सोएंगे, तो सोओगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मतलब एक सेक्शन तो दे सकता हूँ ना। सेक्शन ई ले लेते हैं, डी तक अपन कर चुके हैं ना, डी तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। हाँ Yes, सर। सर। तो अब ई दे दिया, इतना तो कर ही लेंगे ना।
यस सर हो जाएगा। हाँ Yes, सर। sir. ठीक हाँ है, तो सर। बात, हाँ बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो।